इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों निरंतर मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, एक दिन आप सफल जरूर होगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलवान। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी आष्टा में। दोस्तों आज हम आधुनिक भारत में दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। प्रथम वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से यूरोप और भारत के बीच में व्यापारिक मार्गों की खोज हुई और व्यापारिक मार्गों की खोज समुद्र मार्ग से होती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियां किस प्रकार से प्रवेश करती हैं और कौन कौन सी वह कंपनी है जो भारत में आ चुकी हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों के अगर आगमन का क्रम देखें तो सबसे पहली कंपनी आई थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी के बाद में धीरे 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 5 और कंपनियां आती हैं। तो इस प्रकार से भारत में कुल जो कंपनियां आ जाती हैं वो आ जाती हैं 6 कंपनियां। तो हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है दोस्तों भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार से होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि प्रथम जो कंपनी होती है उस कंपनी का नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप की तरफ से आने वाली या भारत में प्रवेश करने वाली प्रथम कंपनी थी, जिसका प्रथम पुर्तगाली नागरिक वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट तट पर पहुंचा और उसने भारत और यूरोप के बीच या भारत और पुर्तगाल के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये कब आया था, तो 1498 में आया था, और यही प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था जो भारत में प्रवेश किया था। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य जो था वो ईसाई धर्म को भारत में स्थापित करना नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति ने ईसाई धर्म को भारत में आकर प्रसारित जरूर किया। लेकिन मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत और पुर्तगाल दोनों के मध्य व्यापारिक मार्गों की खोज करना, क्योंकि भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं हो रहे थे, क्योंकि बीच में अनेकों देश आ गए थे जो स्थल मार्ग को रोक रहे थे। लेकिन अगर समुद्र मार्ग की खोज हो जाएगी तो भारत और पुर्तगाल के बीच में या भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित हो सकेंगे। इसलिए ये इस मार्गों की खोज करता है। किस मार्गों की? समुद्र मार्गों की। तो देखिए दोस्तों, पुर्तगाली कंपनी की अगर बात करें कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, तो याद रखें 1498 ईस्वी में आई थी, और इसी कंपनी की तरफ से भारत में जो प्रथम कोठी खोली जाएगी या प्रथम फैक्ट्री खोली जाएगी वो खोली जाएगी 1503 ईस्वी में। और किस स्थान पर? तो वो खोली जाएगी दोस्तों कोचीन में। कोचीन केरला के अंतर्गत आने वाला स्थान है, और सबसे पहले पुर्तगाली केरल में ही प्रवेश किए थे कालीकट बंदरगाह के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, कोचीन में एक फैक्ट्री स्थापित हो जाती है, और दूसरी जो इनकी फैक्ट्री स्थापित होती है वो होती है कुन्नूर। कुन्नूर दोस्तों पड़ता है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में एक स्थान है जिसका नाम है कुन्नूर, वहां पर भी इनकी दूसरी फैक्ट्री या दूसरी कोठी स्थापित हो चुकी थी। तो 2 कोठी या 2 फैक्ट्री स्थापित हुई। एक हुई थी 1503 में जो हुई थी कोचीन में, एक हुई थी 1502 में जो हुई थी कुन्नूर में। इस प्रकार से पुर्तगालियों की 2 कोठियां स्थापित हो चुकी थी। तो देखिए दोस्तों, अब इन्होंने ये समझ लिया था कि भारत में शासन करना और यहां पर राजपाट करना आसान हो सकता है, इसलिए ये फैक्ट्री या ये कंपनी के माध्यम से हमारे देश में गवर्नरों की नियुक्ति करेंगे, ताकि वो गवर्नर कंपनी का शासन भारत में स्थापित कर सके या कंपनी का साम्राज्य भारत में स्थापित कर पाए। तो देखिए दोस्तों, प्रथम गवर्नर बना के पहुंचा दिया जाता है जिस व्यक्ति का नाम था फ्रांसिस डी अल्मेडा। फ्रांसिस द अल्मेडा जो है या फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है उसका शासनकाल चलता है दोस्तों 1505 से लेके 1509 ईस्वी तक। यह प्रथम गवर्नर था जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में
आया था। तो देखिए दोस्तों, ये प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति बनकर आ गया जो गवर्नर था, लेकिन इस व्यक्ति ने हिंद महासागर में नियंत्रण करने के लिए या हिंद महासागर में अपना एकाधिकार जमाने के लिए या कंपनी का पूर्ण शासन हिंद महासागर में स्थापित करने के लिए एक नीति लाता है जिसे कहते हैं शांत जल नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति जो आती हैं वो आती है हिंद महासागर में, और कौन लागू करता है दोस्तों? तो वो पुर्तगाल का एक गवर्नर जिस व्यक्ति का नाम था फ्रांसिस द अल्मेडो। तो फ्रांसिस्को द अल्मेडो इसको स्थापित कर देता है। 1508 ईस्वी में क्या होता है? जैसे ही पुर्तगाली कंपनियां भारत में आ जाती हैं या पुर्तगाली कंपनी भारत में प्रवेश कर जाती हैं, उससे पहले या उस समय हमारे भारत में मुगल वंश का शासन था या मुगल वंश का शासन चल रहा था। तो देखिए दोस्तों, मुगल वंश के शासन के समय मुस्लिम लोगों का जो रुझान था भारत में आने का वो अत्यधिक था। तो भारत में अत्यधिक मुस्लिम विदेश से आ रहे थे, वो भी यहाँ पर स्थापित होना चाहते थे। कुछ मुस्लिम संप्रदाय जैसे मुगल संप्रदाय पहले से ही यहां पर स्थापित हो चुका था। तो देखिए दोस्तों, ये 1526 ईस्वी से मुस्लिम लोग यहां पर स्थापित हो गए थे मुगल साम्राज्य की तरफ से, लेकिन गुजरात की तरफ से एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम था महमूद बेगड़ा, और मिस्र की सेना और तुर्की की सेना तीनों मिलकर संयुक्त रूप से लड़ती हैं पुर्तगालियों के विरुद्ध, और पुर्तगालियों के विरुद्ध लड़ती हैं। तो इन तीनों को पुर्तगालियों ने पराजित किया, और कब पराजित किया? तो 1509 ईस्वी में। 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने इन तीनों सेनाओं को संयुक्त रूप से जो लड़ रही थी उन तीनों को पराजित कर दिया। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये व्यक्ति थोड़ा सा अपना शासन करने के हिसाब से युद्ध लड़ते हैं, क्योंकि ये यहां पर पूर्णतः कंपनी के साथ साथ अपना शासन भी स्थापित करना चाह रहे थे। तो देखिए दोस्तों, अगला जो शासक आएगा या अगला जो गवर्नर आएगा पुर्तगालियों की तरफ से, उस व्यक्ति का नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क दोस्तों आता है 1509 ईस्वी में, और इसका शासनकाल रहता है 1515 ईस्वी तक। तो देखिए दोस्तों, ये व्यक्ति जैसे ही भारत में आएगा, इस व्यक्ति ने पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति को स्थापित करने का भारत में प्रयास किया, या हम ये कह सकते हैं कि इसी व्यक्ति ने भारत में पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति को स्थापित किया था, या यही वे व्यक्ति था जिसने पुर्तगालियों की शक्ति को भारत में पूर्णतः स्थापित कर दिया था या वास्तविक रूप से स्थापित कर दिया था। देखिए दोस्तों, ये अपना मुख्यालय कहां बनाता है? तो ये अपना मुख्यालय बनाता है कोचीन में, और कोचीन में ही इनकी प्रथम फैक्ट्री भी थी। तो देखिए दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां स्थापित हो चुका था? कोचीन में। 1510 ईस्वी की बात है। 1510 ईस्वी में बीजापुर में एक शासक थे जिनका नाम था यूसुफ आदिल शाह, लेकिन गोवा भी किसके पास में था? यूसुफ आदिल शाह के पास में था। तो यूसुफ आदिल शाह के विरुद्ध युद्ध लड़ता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जब इनसे युद्ध लड़ेगा तो इनको पराजित कर देता है या इनको सूद देता है और गोवा पर कब्जा कर लेता है। कौन सा व्यक्ति? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो देखिए दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में शासन को और बढ़ाने के लिए या ईसाई धर्म की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए या भारतीय लोगों से रिश्तेदारी निभाने के लिए या यहाँ पूर्णता स्थापित होने के लिए ईसाई लोगों को या पुर्तगालियों को ये बताया था कि आप भारतीय स्त्रियों से विवाह करें, या भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए इस व्यक्ति ने पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया कि आप किससे विवाह कीजिए? भारतीय स्त्रियों से या भारतीय महिलाओं से। तो देखिए दोस्तों, ये कार्य इस व्यक्ति ने किया था। इसके पश्चात अगर हम बात करें कि विजयनगर साम्राज्य जो है, उस साम्राज्य के राजा थे जिसका नाम था कृष्णदेव। कृष्णदेव जो है दोस्तों, इसी व्यक्ति से अल्बुकर्क जो होता है वो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है, मतलब मित्रता कर लेता है। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध साम्राज्य रहा है जिसके शासक कृष्णदेव राय को मित्र बना लेता है।
तो यह मित्रता, साथ में संबंध, साथ में शासन, साथ में यूरोपीय कंपनियों की तरफ से जो पुर्तगाली कंपनी आई थी उसके शासन को वास्तविक रूप से स्थापित करना इस व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य था। तो देखिए दोस्तों, इस व्यक्ति से पहले या पुर्तगालियों के पहले या हम अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात करें, वो व्यक्ति भारत में तंबाकू की खेती लाया और तंबाकू की खेती से भारतीय लोगों को परिचित करवाया। इससे पहले हमारे देश में तंबाकू की खेती से लोग परिचित नहीं थे। तो तंबाकू की खेती, चाय की खेती, अगर हम बात करें कि चाय की खेती लाने वाला या चाय की खेती को यहाँ पर पूर्णतः स्थापित करने वाला व्यक्ति अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो देखिए दोस्तों, तंबाकू और चाय को ये व्यक्ति पुर्तगाल से लाया था, भारतीय संस्कृति का हिस्सा ये नहीं थे। लेकिन आज वर्तमान में इन दो चीजों का, चाय का और तंबाकू का नशा प्रत्येक भारतीय पर इतना चढ़ा है कि इसका उपयोग अत्यधिक मात्रा में लोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि पुर्तगालियों ने क्या देन थी या और क्या कार्य किए थे, तो टमाटर की खेती, आलू की खेती, साथ में यहां पर देखो, एक था टमाटर, आलू और प्रिंटिंग प्रेस, जहाज निर्माण, ये कार्य अगर कोई करने वाले लोग थे तो वो पुर्तगाली नागरिक थे। भारत के लोग तंबाकू की खेती, चाय की खेती, टमाटर, आलू, इन खेतियों से या इन फसलों से परिचित नहीं थे, लेकिन पुर्तगालियों ने इनसे परिचित करवा दिया और आज ये हमारे देश में मुख्य फसल बन गई। तो देखिए दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस, यहां पर प्रेस भी नहीं था, किसी भी प्रकार के समाचार पत्र यहां पर नहीं छपते थे, कोई सी भी चीजें प्रिंट नहीं होती थी। प्रिंटिंग प्रेस को देश में लाने वाले व्यक्ति भी पुर्तगाली लोग ही रहे और जहाज निर्माण का जो कार्य है वो भारत में नहीं होता था। ये कार्य भी पुर्तगालियों की वजह से ही भारत में आया है। तो देखिए दोस्तों, इसी व्यक्ति के शासनकाल में, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के शासनकाल में ही 1515 ईस्वी में गोवा का प्रथम चर्च खोला गया और गोवा का जो प्रथम चर्च खुला था उसका नाम रखा गया सेंट जेवियर चर्च को स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान जो था वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क का था, जो पुर्तगाली नागरिक था। और चर्च दोस्तों ईसाई धर्म से संबंधित होता है, तो पुर्तगाल से आने वाले लोगों का जो धर्म था वो ईसाई धर्म था। अगला जो गवर्नर होगा दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो होगा नीनो डी कुन्हा जो होगा दोस्तों, ये 1529 ईस्वी में शासन पर बैठेगा या गवर्नर बनेगा, जो कब तक रहेगा, 1538 ईस्वी तक रहेगा। इस व्यक्ति ने क्या कार्य किया था, तो देखिए दोस्तों, इस व्यक्ति ने हिंद महासागर में एकाधिकार, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार लागू कर दिया या एकाधिकार जमा लिया। किस व्यक्ति ने जमाया था, तो वो व्यक्ति था नीनो डी कुन्हा। इसी व्यक्ति ने जब एकाधिकार लागू कर दिया हिंद महासागर में, उसी समय एक पद्धति लेकर आया जिस पद्धति को कहते हैं कार्टेज पद्धति। तो कार्टेज पद्धति को लाने वाला व्यक्ति नीनो डी कुन्हा, जो पुर्तगाली गवर्नर था। अच्छा दोस्तों, कार्टेज पद्धति क्या होती है? कार्टेज पद्धति वह पद्धति थी कि किसी भी महाद्वीप का जहाज या किसी भी देश का जहाज हिंद महासागर में प्रवेश करेगा तो उसको शुल्क देना पड़ेगा। और शुल्क कौन लेगा दोस्तों? शुल्क लेंगे पुर्तगाली लोग। तो इनका एकाधिकार हो गया था, इसलिए इन्होंने शुल्क वाली चीजें या शुल्क लेना प्रारंभ कर दिया। और किन लोगों ने किया सामुद्रिक शुल्क लेना प्रारंभ? तो वो पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगाली जब भारत में थे उसी समय जापान जैसे देशों के साथ में भी भारत ने समुद्री मार्गों से व्यापार किया है, आपको ये याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, ये थी गवर्नरों की बात। अगर हम बात करें कि पुर्तगाल की तरफ से जो सामुद्रिक साम्राज्य स्थापित कर लिया था उसका नाम क्या था, तो पुर्तगालियों की तरफ से जो सामुद्रिक साम्राज्य स्थापित किया था उसका नाम था एस्तादो
द इंडिया। एस्तादो इंडिया जो नाम है वो किसके ऊपर दिया गया है दोस्तों? तो सामुद्रिक साम्राज्य के ऊपर दिया गया है। 1560 ईस्वी में इन्होंने गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना कर दी। ईसाई धर्म न्यायालय, ईसाई धर्म का एक न्यायालय चल चुका था जो यूरोप में पहले चर्च का शासन चलता था, चर्च का ही शासन स्थापित था। उसी चर्च के शासन को साम्राज्यवादी लोगों ने परिवर्तित किया था। लेकिन भारत में इन्होंने क्या किया दोस्तों? भारत में इन्होंने क्या किया कि न्यायालय की स्थापना कर दी, जो किस धर्म से था? तो वो था ईसाई धर्म से। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि जब तक ये इनका शासन काल या इनका साम्राज्य या इनकी कंपनी यहां पर स्थापित कर चुके थे, उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनके आने के 102 साल बाद आ चुकी थी 1600 ईस्वी में। तो देखिए दोस्तों, 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी से मजबूत कंपनी थी। तो उनकी नीतियां मजबूत थी, उनके ज्यादा भागीदार थे या ज्यादा साझेदार थे, या ब्रिटेन के लोग यहाँ के पुर्तगाल के नागरिकों से ज्यादा सेना लेकर अपने देश में, भारत में प्रवेश कर चुके थे। तो देखिए दोस्तों, इसी स्थिति को देखते हुए पुर्तगाली नागरिकों और यूरोप से आई हुई दूसरी कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिकों के बीच में क्या होने लगा? वैवाहिक संबंध होने लगा। तो देखिए दोस्तों, पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन। कैथरीन पुर्तगाल की राजकुमारी थी, लेकिन एक राजकुमार थे जो ब्रिटेन के राजकुमार थे। कहां के राजकुमार थे दोस्तों? तो ये थे ब्रिटिश के राजकुमार, और ब्रिटिश राजकुमार जिनका नाम था चार्ल्स सेकेंड। चार्ल्स सेकेंड जो है ये ब्रिटिश राजकुमार थे। इनकी शादी जो हुई वो राजकुमारी कैथरीन से हुई, और इनको दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने मुंबई दे दिया। किनको दे दिया दोस्तों? तो वो दे दिया था राजकुमार चार्ल्स सेकेंड को। शादी हुई थी कैथरीन से, जो एक पुर्तगाली राजकुमारी थी, ब्रिटेन के नागरिक थे, या ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स सेकेंड, जिनको दहेज में क्या मिल गया था? तो मुंबई मिल चुका था। और इसी व्यक्ति ने जो मुंबई दहेज में मिला था, उसी दहेज को या उसी मुंबई को 10 पौंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किस व्यक्ति ने दे दिया था दोस्तों? तो वो दे दिया था चार्ल्स सेकेंड ने। अगर आपसे पूछा जाए कि मुंबई की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, तो आपको याद रखना है दोस्तों, था वो गेराल्ड ओंगियर। गेराल्ड ओंगियर करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने मुंबई की स्थापना की थी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने समझा कि किस प्रकार से पुर्तगाली कंपनी भारत में आई थी और किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर शासन स्थापित किया और क्या क्या कार्य भारत में आकर किया और किस प्रकार से इनके आने पर परिवर्तन हुआ। ये सारी चीजों को हमने बड़े ही बारीकी से समझा है। तो आप जुड़े रहिए लक्ष्य एकेडमी आस्था के साथ में। आपको क्रम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ाया जाएगा, जो क्रम से ही आई थी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी, तो वो 1602 ईस्वी में आई थी। इनके बाद कौन आए थे? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो कब आई थी? 1616 ईस्वी में। इसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1664 ईस्वी में। इसके बाद में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1731 ईस्वी में। इस प्रकार से हमारे देश में 6 कंपनी आई थी। आज हमने कवर किया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। हम डेली कवर करेंगे और आगे का हमारा टॉपिक होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। इन कंपनियों को आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है, किस प्रकार से भारत में विदेशी लोग आकर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं और हम भारतीय लोग किस प्रकार से इनके गुलाम बन जाते हैं, इनकी क्या नीतियां रही, ये हमें आगे देखने को मिलेगी। तो जुड़े रहिए लक्ष्य एकेडमी आस्था के साथ में, और हम अगली कक्षा में आपको पढ़ाने वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में स्थापना, उनका आगमन और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आया होगा या बहुत समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।